नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के मस्ता, शासकीय डी.बी. गर्ल्स कॉलेज रायपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 पेपर 4 इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत भारत में 1991 में लाए गए आंतरिक और बाह्य आर्थिक सुधारों का औचित्य। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रैशनल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। चर्चा शुरू करने के पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वर्ष 1991 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आंतरिक स्थिति क्या थी। तो 1991 में देश की आंतरिक स्थिति में सबसे बड़ी बात यह थी कि केंद्रीय शासन स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता थी। 1989 में चुनाव हुए, एक प्रधानमंत्री चुने गए, उनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। फिर दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए, फिर उनकी सरकार भी नहीं चल पाई और देश में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े 2 ही वर्ष में। तो इस व्यापक राजनीतिक अस्थिरता की वजह से नहीं कहना सही नहीं होगा, यह व्यापक राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से देश में आर्थिक संकट की स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। वास्तव में कहा जाए तो जो आर्थिक सुधार हुए वो ढांचागत सुधार हुए और हमारे आर्थिक ढांचे में सुधार की ज़रूरत तो लंबे समय से थी, परंतु जब स्थितियां बिगड़नी शुरू हुई तो उन बिगड़ती हुई स्थितियों पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990-91 की अवधि में नियंत्रण नहीं पाया जा सका। सरकार में वित्तीय अनुशासन की कमी लंबे समय से थी और वो बढ़ती जा रही थी समय के साथ में। सरकार के आय और व्यय के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। 8% जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 8%। तो यदि हम, ये तो केवल केंद्र सरकार का था, यदि हम राज्य सरकारों की बात को जोड़ दिया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 33% हिस्सा प्रति वर्ष सरकार का, सभी सरकारों का मिला के व्यय हो रहा था और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20 से 21% भाग सरकार को आय के रूप में प्राप्त हो रहा था। और इस प्रकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को मिलाकर देश का वित्तीय घाटा, सरकार का वित्तीय घाटा लगभग 12% था सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, जो बहुत अधिक है। एक तुलना के रूप में बता दूं कि अभी केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा किसी भी वर्ष में 3-3.5% के आसपास अधिकतम होता है और 8% बहुत अधिक था। देश में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक थी। जब सरकार अपनी आय से बहुत अधिक व्यय कर रही थी तो देश में मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। 10% से अधिक की महंगाई, मुद्रास्फीति वृद्धि की दर देश में थी। सरकार अपने खर्च को पूरे करने के लिए लगातार देश के भीतर और विदेशों दोनों से कर्ज ले रही थी। सरकार के आंतरिक कर्ज इतना अधिक हो गया था कि सरकार के व्यय का लगभग 29% भाग केवल और केवल ब्याज के भुगतान पर जा रहा था।
तो सरकार कर्ज पट को वापस करने की स्थिति में तो थी ही नहीं। केवल और केवल ब्याज के भुगतान में सरकार के समस्त व्यय का 29% भाग जा रहा था, जो बहुत अधिक है, सस्टेनेबल नहीं है। इस बीच में खाड़ी देशों में युद्ध हो गया। इराक और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ कुवैत को लेकर, और चूँकि पेट्रोलियम उत्पाद वहीं से आते हैं, इसलिए खाड़ी संकट के कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। अब हम सब लोग जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में यदि वृद्धि होती है तो उससे बहुत सारी फैक्ट्रियों की लागत में वृद्धि होगी, यातायात व्यय में वृद्धि होगी, और इन सब कारणों से जो मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ने की दर है वो धीरे अनियंत्रित होती जा रही थी और आंतरिक व्यवस्था बुरी तरह डगमगा रही थी। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति 1991 में क्या थी। क्या वह सामान्य थी या उसमें भी संकट थे? तो हम सब लोग जानते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहाँ से वो जो आय प्राप्त करते हैं वह विदेशी मुद्रा में होती है, और वह विदेशी मुद्रा भारत में जब अपने रिश्तेदारों के पास में, अपने परिवार के पास में पैसे भेजते हैं तो वो विदेशी मुद्रा सरकार के पास रह जाती है और उसके समकक्ष समतुल्य देसी मुद्रा रुपए जो हैं वो उनके परिवार को दे दी जाते हैं देश के अंदर व्यय करने के लिए। तो इस पूरे व्यवहार में सरकार को एक विदेशी मुद्रा की नियमित मात्रा मिलती रहती थी। अब खाड़ी देशों में जब संकट आया और वहाँ के भारतीयों का काम बंद हो गया तो ये विदेशी मुद्रा की आवक में भी भारी कमी हो गई। साथ में खाड़ी देशों से में जो भारतीय फंसे थे युद्ध वाले क्षेत्रों में, उनको निकाल कर लाना, उसका भी काफ़ी खर्च हुआ सरकार के ऊपर में। देश में आर्थिक ढांचे की कमजोरी के कारण निर्यात की वृद्धि की दर काफ़ी कम रही और आयात निरंतर बढ़ते जा रहे थे। देश के औद्योगिक क्षेत्र अपने निर्यातों को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। यह भी एक कारण था, एक्चुअल में वास्तव में आर्थिक सुधारों को लाए जाने का मुख्य कारणों में से एक था। तो इसकी वजह से व्यापार जा रहा था। इन सब के बीच में क्या हुआ कि जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी तो पूरे विश्व में एक अनुमान लगाए जाने लगे कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जाने की आशंका है। अब उस आशंका को ध्यान में रखते हुए जो भी पैसा भारत में आने वाला था वो पैसा लोग रोकने लगे। अब किसी निर्यातक को भारत में, मान लीजिए उसे विदेश में कोई सामान बेच के $1000 मिले, तो उस $1000 को यदि वो भारत में लाता है तो उसे आज की कीमत के अनुसार जो भी रुपए हैं उतने रुपए मिलेंगे। यदि 3 दिन बाद भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है तो उसे $1000 के बदले में आज की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में पैसे मिलेंगे। तो उस आशंका को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने विदेशी मुद्रा की आवक को रोक दिया, उसको विदेशों में ही रहने दिया। यानी कहीं से किसी को पेमेंट मिल रहा है तो सामने वाले को से वो पेमेंट लेने में लेट कर रहा है ताकि उसको रुपए में कन्वर्ट न करना पड़े और अवमूल्यन के बाद ही वो कन्वर्ट करे। तो इसके कारण विदेशी मुद्रा की आवक एकदम से रुक गई। ये सारे कारण निरंतर सहयोग किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि सरकार के पास विदेशी मुद्रा की कमी। प्रवासी भारतीय जो NRI हैं, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, वो सामान्यतः भारत के बैंकों में विदेशी मुद्रा में अपने जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं। परंतु सरकार के उस समय के आर्थिक संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीयों ने भी भारत में विदेशी मुद्रा की राशि में जमा करना कम कर दिया, एकदम उसमें बहुत गिरावट हुई। तो यह भी चूँकि विदेशी मुद्रा का एक स्रोत था तो इसकी वजह से
सरकार के पास में विदेशी मुद्रा का एक और स्रोत कम हो गया, तो उससे विदेशी मुद्रा, इन सब का परिणाम ये हुआ कि देश में आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बहुत कम हो गई। समस्या से निजात पाने के लिए, बचने के लिए विदेशों से ऊंची ब्याज दर पर विदेशी मुद्रा कर्ज लिया गया। इस कर्ज से तात्कालिक राहत तो मिली, परंतु कुछ समय बाद वो ऊंची ब्याज दर का ब्याज भी पटानी होगी और कर्ज भी वापस भी पटाना होगा, तो तात्कालिक तौर पर राहत तो मिली, परंतु समस्या की गंभीरता इस ऊंचे महंगे दर पे कर्ज लिए हुए पैसे से विदेशी मुद्रा कर्ज लेने से समस्या और अधिक। और जिस तरह से हम अपने लोन पटाते हैं, तो लोन पटाने के लिए हमारे पास में बैंक में उतना पैसा होना चाहिए जिससे हम अपना लोन पटा सकें। तो सरकार को भी अपने लोन, अपने जो विदेशी कर्ज थे उनकी किस्त वापस पटानी थी, जैसे हम EMI पटाते हैं उस तरह से, और उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं। उस कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मांगा। कुछ पैसा मिला भी, विदेशी मुद्रा के रूप में कुछ कर्ज मिला भी, परंतु यह कर्ज भी भारत की आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त नहीं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत की ज़रूरत के मुताबिक भारत को विदेशी मुद्रा का कर्ज देने को तैयार नहीं थी। भारत सरकार की विश्वसनीयता इतनी नहीं मानी जा रही थी कि उसे एक बहुत बड़ी रकम कर्ज के रूप में दी जा सके। तब तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 47 टन सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखा गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ टोक्यो में गिरवी रखा गया और गिरवी रखकर $405 मिलियन का कर्ज लिया गया, और उस कर्ज से भारत के जो भी विदेशी भुगतान किए जाने थे वो भुगतान किए गए। और उसके बाद तत्काल आर्थिक सुधार शुरू किए गए, जिससे ये वो सारे कारणों को दूर किया जा सके और भविष्य में ऐसी दोबारा उत्पन्न न हो। तो थोड़ा सा हम और इसका आगे परीक्षण करेंगे कि आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों के परिणाम क्या हुए थे, तात्कालिक परिणाम क्या। भारत सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जैसा हमने पहले चर्चा की कि 29% व्यय सरकार का केवल ब्याज के भुगतान में जा रहा था। तो जब इतना पैसा ब्याज के भुगतान में जा रहा था तो विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा था। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के मामले में भारत का हमेशा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक कभी भी, जैसे हम EMI पे करते हैं, वैसे सरकार यदि विदेश से लोन लेती है तो उसे समय समय पर उसे भुगतान करना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आज तक भारत को डिफ़ॉल्टर होने की स्थिति नहीं आई है एक भी किस्त में। परंतु 1991 में हम ऐसी स्थिति के बहुत करीब चला गया था हमारा देश। हम डिफ़ॉल्टर होने के कगार पर थे। क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आ गई थी। विदेशी निवेश भारत में एकदम कम हो गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार की विश्वसनीयता एकदम कम हो गई थी। तो इन सब की स्थिति को, ऐसी परिस्थिति दोबारा ना आए, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो, देश के अंदर पर्याप्त आय का सृजन हो, देश के बाहर से भी पर्याप्त आय मिले जिससे हम अपने आयातों का भुगतान कर सकें, इन सब के लिए ज़रूरी था कि देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे सुधार लाए जाएं जिससे आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आए। इसके लिए यह सुझाव, और जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यह खुशी की बात है कि उसके बाद फिर कभी भारत को ऐसी गंभीर कठिन स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। ये कारण बनता है कि किस वजह से हमारे सरकार को 1991 में आर्थिक सुधार लाने पड़े, उनका औचित्य क्या था। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।